स्वाति और मोनिका दोनों देवरानी जेठानी होती हैं, लेकिन दोनों हमेशा अपनी सास वंदना पर हुकूमत चलाती रहती हैं और सास की कोई भी बात नहीं मानती हैं। अरे मेरी प्यारी बहुओं, आज मुझे ना जलेबियाँ खाने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकती हो? ओह माँ जी, आपने क्या हमें जलेबी बाई समझ रखा है? और नहीं तो क्या। अरे आपने बेटे के पैसे लीजिए और जाकर खाकर आइए बाहर से ही। हम दोनों क्या आपकी नौकरानियां नहीं हैं जो हर बार आपके हुक्म को अपने सर आंखों पर रखें? अरे पर लेकिन बहुओं सुनो तो। दोनों बहुएं अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती हैं और नाचने लगती हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। तुम दोनों बेशरम औरतों को और आ ही क्या सकता है इस काम के अलावा? न जाने क्या देखकर मेरे दो मूर्ख बेटों ने इन दो मूर्ख कलमुहियों से शादी की। खुद तो दिन भर ऑफिस जाते हैं और रात में आकर रंगरलियां मनाते हैं, और दिन भर इन दोनों को ये नखरे मुझे सहन करने पड़ते हैं। फिर एक दिन जब वंदना की तबीयत खराब हो जाती है तब। हाँ बहुओं, अरे तनिक मुझे गरम हल्दी वाला दूध और दवाइयाँ तो दे दो, और वो गरम कंबल भी ओढ़ दो मेरे ऊपर। सॉरी माँ जी, लेकिन अभी हमारा स्पा सेशन है, एक्स्ट्रा पैसे देकर बुक करवाया है। अगर हम आपकी सेवा में जुट गए तो हम दोनों के पैसे आपके बेटों के पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए बाय। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास को उस गंभीर हालत में अकेली छोड़कर चले जाते हैं। वंदना को अपनी दोनों बहुओं के इस व्यवहार का बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दिन ठान लेती है। बस अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि जब तक इन्हें मैं सबक नहीं सिखाऊंगी इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी और इन्हें मेरी कीमत नहीं समझ आएगी। बस बहुत हुआ मेरा स्नेह, मेरा प्यार, बहुत हुआ। अब देखोगी तुम दोनों अपनी सास का नया अवतार। वंदना कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। बहुओं चलो चलो, अपना ये फालतू का जो काम है ना इसे छोड़ो और जल्दी से पूरे घर को साफ करके चमका दो, क्योंकि थोड़े दिनों बाद तीज त्योहार शुरू हो जाएंगे। नहीं माँ जी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। और मेरा तो पूरा का पूरा बदन ही दर्द हो रहा है। अरे नास पीटियों, ऐसी कौन सी कसरत करने गई थी तुम दोनों जो तुम दोनों के बदन एक साथ दर्द कर रहे हैं? बताओ। हाँ, मैंने कहा ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो आपको हिंदी में बोला हुआ समझ में नहीं आता क्या? और नहीं तो क्या, हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाती हैं ये बुढ़िया दो। इडियट नॉनसेंस। अरे ओ डुप्लीकेट अंग्रेजन, तुझे अगर अंग्रेजी गालियां देनी आती है तो मुझे भी देसी गालियां देनी आती हैं। और कसम पैदा करने वाले की, अगर मैंने तुम दोनों को गालियां देना शुरू कर दिया ना तो तुम दोनों के कानों से खून के झरने बहेंगे, समझी तुम दोनों? हाँ हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों को मैं अपनी करोड़ों की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। ये बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एकदम से चकित हो जाती हैं। करोड़ों की जायदाद? करोड़ों की जायदाद? क्या बात कर रही हो माँ जी? करोड़ों की जायदाद का हिस्सा हमें कैसे नहीं मिलेगा? माँ जी, आज से आप जो हुक्म करोगी मैं उसका पालन करूंगी, लेकिन मुझे जायदाद से बेदखल मत कीजिए। मैं तो आपकी बड़ी बहू हूँ ना, सबसे ज्यादा हक तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस स्वाति को मारिए गोली। और डाइन कहेंगे, तू ही मर जा कहीं चुल्लू पर पानी में डूब कर। माँ जी, मैं आपको सच्चे दिल से वचन देती हूँ कि आज से मैं आपके सारे काम करूंगी, और वो भी बिना किसी नाटक नखरे के। प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, मैं देखूंगी कि कौन जीतेगा इस जंग में, देवरानी या जेठानी। जो जीतेगा उसे ही मिलेगा जायदाद का हिस्सा। दोनों देवरानी जेठानी अपनी कमर कस लेती हैं और वो सास उन पर हुक्म चलाने लगती हैं। चलो स्वाति बहू, मोनिका बहू, आज तुम दोनों मेरे पैरों की मालिश करोगी। स्वाति एक पैर की और मोनिका दूसरे पैर की। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। स्वाति और मोनिका दोनों वंदना के पैरों की मालिश करने लगती हैं। अरे ओ निकम्मी, ठीक से मालिश कर। फोन चलाने में तो तेरी उंगलियों में बड़ी फुर्ती आती है,
अब मेरी मालिश करते समय ऐसा क्यों फुस हो गई वो फुर्ती? हाँ, वंदना ऐसे ही अब रोजाना अपनी दोनों बहुओं से ढेर सारा काम करवाती है और दोनों को 1 मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देती। माँ जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। इतनी पूड़ियाँ कौन खाने वाला है? इन पूड़ियों को तल तल कर तो मैं पागल हो जाऊंगी। और इन मसालों को पीस पीस कर देखो तो माँ जी, इस इडियट सिलबट्टे से मसाले पीस पीस कर क्या हाल हो गया है मेरे हाथों का। बस इतने ही से, हाँ, इतने से छाले पड़ गए? अरे छाले तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। ये आजकल के छोई मोई लड़कियों को भी ना जरा सी चोट क्या लग गई तो पूरी की पूरी धरती आसमान सर पर उतार लेती हैं। हाँ, चलो चलो, कोई बहाने नहीं, मंदिर में खाना भिजवाना है। कोई फालतू का काम नहीं कर रही हो तुम दोनों, पुण्य का काम कर रही हो। स्वाति और मोनिका की तो बैटरी पूरी तरह से लो हो चुकी थी, फिर भी वो दोनों काम किए ही जा रही थी और वंदना उनके मजे ले रही थी। काम कर कर के दोनों बहुओं की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि दोनों बिस्तर पकड़ लेती हैं और तभी उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं आता सिवाय सास वंदना के, क्योंकि उनके पति बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं। माँ जी प्लीज दवाइयाँ दे दो ना। हाँ माँ जी, वो साधारण सिंपल खिचड़ी भी दे दो ना बनाकर, हालत बहुत खराब हो रही है। ना ना बहू, ना ना ना, मुझे तो किटी पार्टी में जाना है। मेरी सारी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी अभी। इतिहास फिर से दोहराता है, जैसे दोनों बहुओं अपनी सास को बीमार हालत में अकेले छोड़कर चली गई थीं, ठीक वैसे ही वंदना अपनी दोनों बहुओं को बीमार हालत में अकेले छोड़कर चली जाती हैं और तब जाकर दोनों बहुओं की अकल ठिकाने आती है। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। यार मोनिका, शायद हमारी गलती है। जैसे हम माँ जी को बीमारी में अकेले छोड़कर चले गए थे ना, वैसे ही वो हमें छोड़कर चली गई। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि माँ जी पर क्या क्या बीती होगी जब वो अकेली ही घर का काम करती थी, जब वो अकेली ही रसोई में घंटों खड़े होकर गर्मी में खाना बनाती थी, जब वो भी हमारी तरह बीमार में अकेली पड़ गई थी। उतने में वहां पर वंदना आ जाती है। उसके एक हाथ में खिचड़ी की थाल होती है तो दूसरे हाथ में दवाइयाँ। तुम दोनों को क्या लगा कि मैं तुम जैसी हूँ? नहीं, मुझ में दिल है, इंसानियत है। माफ कीजिएगा माँ जी, हम दोनों ने बहुत गलत किया। हमें वैसे नहीं करना चाहिए था। अब जाकर हम दोनों को समझ में आया है कि आप पर क्या क्या बीती होगी जब हमारे काम आप किया करती थी। हम समझ गए हैं, हमें अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए माँ जी। आओ मेरे पास आओ। वंदना अपनी दोनों बहुओं को अपने गले से लगाती है। हमें कोई जायदाद का हिस्सा वगैरह नहीं चाहिए माँ जी, हमें तो बस आपका प्यार और स्नेह चाहिए। हाँ माँ जी। हाँ बहुओं, वो तो है, लेकिन एक राज की बात बताऊं। दरअसल वो करोड़ों की जायदाद वाली बात झूठी थी, ताकि तुम दोनों को लालच के जरिए मैं सबक सिखा पाऊं। क्या माँ जी, आप भी ना? इस तरह देवरानी जेठानी अपनी सास संग खुशी खुशी रहने लगती हैं। मालिनी और अक्षरा दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। मालिनी के देवर रंजन ने हाल ही में अक्षरा से शादी की होती है। अक्षरा के आने के बाद मालिनी के सास ससुर सुषमा और प्रीतम लाल अक्षरा के ही गुण गाने लगते हैं, जिससे मालिनी को बहुत जलन महसूस होती है। अरे वाह वाह छुटकन बहू, क्या तो स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। सीख लो बड़की बहू कुछ अपनी नई नवेली देवरानी से। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तुमसे छोटी होकर भी, और एक तुम हो कि आज तक नमक और चीनी में ऊंच नीच कर रही हो। हैं? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अक्षरा से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, चाहिए तो आजमा लो। अरे ठीक है बड़की बहू, अगर ऐसा ही है तो कल तुम दोनों पिज्जा बनाना। देखते हैं कौन सबसे बढ़िया पिज्जा बनाता है और कौन पीछे रह जाता है। हाँ ठीक है पापा जी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी पिज्जा बनाती हैं, लेकिन सभी घर वालों को अक्षरा का पिज्जा पसंद आता है। वो सभी उसी की तारीफ करते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया। छुटकन बहू, पिज्जा का स्वाद एकदम अलौकिक है। सच में मजा आ गया आज तो। थैंक यू पापा जी। ये ले छुटकन बहू, तेरा शगुन। शादी के बाद ससुराल में पहले हफ्ते में ही तूने हमारा दिल जीत लिया। अब क्या कहूँ माँ, मेरी चॉइस हमेशा से ही बेस्ट रही है, हैं? हाँ हाँ समझ गई बिटुआ।
धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, अक्षरा सुषमा और प्रीतम लाल का दिल जीतते जा रही थी और मालिनी अपने सास ससुर से दूर। मालिनी को ये सब देखकर बहुत जलन महसूस होती है। तभी वो अपने पति कौशल से अकेले में बात करती है। ओफो मालिनी, तुम भी ना खामखा गुस्से में गरम तवे की तरह तप रही हो। अरे मेरी जान, तुम्हारा पिज्जा भी अक्षरा जैसा ही बना था। ट्रस्ट मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे। मुझे तो तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाकर बहुत मजा आया था। झूठी तारीफ मत करो कौशल। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं मालिनी। जब तुम नई नई आई थी तब भी माँ पापा तुमसे बहुत क्लोज हुए थे। ठीक वैसे ही अक्षरा के साथ भी हो रहा है। माँ पापा उससे थोड़े दिनों तक क्लोज हैं, फिर देखना वो उसे चारा तक नहीं डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कौशल। उस अक्षरा की बच्ची ने चंद दिनों में ही माँ जी और पापा जी के दिल में ना इस तरह जगह बना ली है जिसे अब मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकती। खैर चलिए, हमें शिवांश के स्कूल की मीटिंग के लिए देर हो रही है, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। मालिनी और कौशल अपने 9 साल के बेटे शिवांश के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उसके स्कूल जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन जब सुषमा और प्रीतम लाल एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करके एक टैक्सी में घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उस टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है, जिस कारण सुषमा, प्रीतम लाल और उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। सुषमा और प्रीतम लाल की मृत्यु के बाद अब दोनों जेठानी देवरानी में अनबन शुरू हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना, इस घर का बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा। मालिनी दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाभी, अब माँ और पापा के जाने के बाद हम लोग ही एक दूसरे के सहारे हैं। प्लीज जरा दिमाग नहीं दिल से सोचिए। कौशल भैया, भाभी को समझाइए ना। तू अपनी बीवी को समझा। हम दोनों तुम दोनों की तरह इमोशनल फूल नहीं है। प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा बांटो और इस घर का बंटवारा करो। और हाँ, ऊपर का बरसाती का कमरा जो पापा का था वो हमारा होगा। उसके पेपर्स मैंने ऑलरेडी बनवाए हैं। कौशल और मालिनी दोनों जायदाद का और घर का बंटवारा करते हैं और अब वो लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग रहने लगते हैं। अक्षरा अपना ढाबा खोलती है जिसमें वो पिज्जा बेचने लगती है। अक्षरा को कुकिंग का पहले से भी बहुत शौक होता है और अब वो अपने शौक को काम में बदल देती है। वो ढाबे पर तरह तरह का पिज्जा बनाकर बेचती है। तो फाइनली मेरी बीवी का सपना पूरा हो रहा है। यू नो व्हाट अक्षरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। अब बस अच्छे से काम करो एंड ऑल द बेस्ट अपने इस नए पिज्जा ढाबे के लिए। हाँ रंजन, थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारे साथ के बिना पूरा नहीं हो पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। इसी बात पर तुम्हारे लिए ये तुम्हारा फेवरेट स्पेशल पेपरोनी पिज्जा। वाओ, इसे तो मैं 1 मिनट में सफाचट कर दूंगा। मालिनी ये सब खिड़की से देखती है और उसे बहुत जलन होती है। अच्छा जी, तो ये सब चल रहा है। देवरानी साहिबा ने पिज्जा ढाबा खोल लिया है। लेकिन इस बात की तो मुझे पक्की गारंटी है कि जब तक मेरी बुरी नजर है तब तक इस अक्षरा की बच्ची का कुछ भी सही नहीं होगा। ये कभी सफल नहीं होगी। मालिनी को लगता है कि अक्षरा के ढाबे पर लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन वो खिड़की से ये दृश्य देखकर हैरान होती है कि अक्षरा के पिज्जा ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है और ग्राहक उसके पिज्जा को खाने के लिए टोकन्स ले रहे हैं। ये देखकर मालिनी के तो तोते उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया, और वो भी एक ही दिन में। ये अक्षरा सच में जादुई किस्मत लेकर पैदा हुई है। सभी ग्राहकों को अक्षरा के हाथों के बने पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और सभी उसकी जम के तारीफ करते हैं। अरे वाह, एकदम लाजवाब। ऐसा पिज्जा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। सच में ऐसा टेस्ट एकदम कमाल का है। अगर इतना अच्छा पिज्जा बनाकर बेचोगे तो हमें इसकी लत लग जाएगी। हाँ वाकई में बहुत ही अमेजिंग पिज्जा है और टेस्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग। मुझे तो और एक और चीज वाला पिज्जा दे दो। जी ठीक है, अभी देती हूँ। अक्षरा के पिज्जा ढाबा की सफलता देखकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। उससे अक्षरा और रंजन की खुशियां देखी नहीं जाती। नहीं, ये अक्षरा और देवर जी इतने खुश नहीं रह सकते। मेरे होते हुए तो हरगिज नहीं। कुछ ना कुछ तो करना होगा मालिनी। तू यूं हार मान कर बिल में छुप के नहीं बैठ सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, इस अक्षरा का ही हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटाने का। उसके बाद ही सब ठीक होगा।
और मेरे दिल में उसे रोज ना देखकर आग भी नहीं लगेगी। अगले दिन अक्षरा बाजार से पिज्जा ढाबा के लिए लगने वाला थोड़ा सामान खरीदकर ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रही होती है। तभी अचानक से ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक देता है क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है। तभी अक्षरा ऑटो रिक्शा के बाहर निकलकर उस भीड़ के करीब जाती है और तभी वो शिवांश को रास्ते में देख चौंक जाती है। शिवांश! अक्षरा तुरंत शिवांश को हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं घर पर क्रूर मालिनी अक्षरा के खिलाफ साजिश रचती है। वो उसके कमरे में घुसकर पूरे फर्श पर करंट फैला देती है। अब देखना, जब अक्षरा रानी यहाँ पर अपने कमरे में पहला कदम रखेंगी, वही कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन जाएगा। तभी अचानक से मालिनी की पड़ोसन जमुना आकर चिल्लाने लगती है। अरे मालिनी, मालिनी, अरे बाहर तो आ मालिनी! अरे कौन सी आफत आ गई अब चुड़ैल कहेंगी, काहे को इतना तेज बज रही है भोंपू की तरह? कोई मर गया है क्या? अरे मालिनी, तेरा बेटा शिवांश बीच सड़क पर बेहोश पड़ा था। वो तो शुक्र है तेरी देवरानी अक्षरा का, जिसने उसे बचाया और अस्पताल ले गई। क्या? ये तो क्या कह रही है जमुना? मेरा शिवांश, मेरा शिवू। मालिनी देखती है कि शिवांश उसके पास रंजन के साथ आ रहा है। भाभी, शिवांश का ध्यान रखिए। डिहाइड्रेशन के कारण इसे बीच रास्ते में चक्कर आ गई और ये बेहोश हो गया। वो तो अक्षरा इसे सही समय पर हॉस्पिटल ले गई, वरना डॉक्टर तो कह रहे थे कि अगर जरा सी भी देरी होती तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती। रंजन शिवांश को मालिनी के पास छोड़कर चला जाता है और मालिनी की आंखें भर आती हैं। उसने अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अक्षरा के पास भागती है और वो उसके कमरे में जाने से पहले ही वो करंट हटा देती है और उससे माफी मांगती है। माफ कर दो अक्षरा, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी बुराई को मेरी ममता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक अच्छी चाची बनकर तुमने मेरे बेटे को बचाया। क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? क्या हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ तुम्हारे पिज्जा ढाबा को चला सकते हैं? हाँ मालिनी दीदी, बिल्कुल। मालिनी और अक्षरा दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक होकर रोती हैं। इस तरह उन दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। मालिनी सुधर जाती है और दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और सब लोग अब घर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। मीरा और कल्पना दोनों सास बहू बहुत गरीब होती हैं। दोनों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं होता। दोनों का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है जिसमें वो दोनों अपना स्पेशल पिज्जा पराठा बेचते हैं। ओए होए होए होए, क्या बेहतरीन पिज्जा पराठा बनाती हो आप दोनों सास बहू। खाकर अलग ही खुशी होती है। मैं तो और 5 पराठे खाऊंगा। अरे वाह वाह, धन्यवाद। हमने गांव में और भी कई सारी जगहों पर पिज्जा पराठा खाया है, पर आपके ढाबे पर जो पिज्जा पराठा है उसकी बात ही निराली है। स्वाद एकदम अलग है। हाँ हाँ, हमें तो बताइए, आपकी पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अगर हम आपको हमारी खुफिया रेसिपी बता देंगे तो हम अपने ढाबे पर क्या बेचेंगे? ये बात भी सही है। मीरा और कल्पना अपने पिज्जा पराठा ढाबा से दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, जिससे उन दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाता है। बहू, हमारा ढाबा धीरे धीरे कितनी प्रगति कर रहा है। काश तेरे ससुर जी और मेरा बेटा अशोक इन सबको देखने के लिए जिंदा होते। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अशोक और ससुर जी के बिना ये सब अधूरा है। लेकिन एक बात भी है, वो दोनों चाहे शरीर से मर चुके हैं, लेकिन उनकी रूह आज भी हमारे साथ है। वो दोनों हमें तरक्की करते देख बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ बहू, सो तो है। इसीलिए निराश होने की जगह खुश होकर अपनी तरक्की का जश्न मनाते रहना चाहिए। साथ ही अशोक और ससुर जी के लिए हमें बिना हार माने बस मेहनत करते रहना चाहिए, है ना? तूने एकदम सही कहा है बहू, कितनी समझदार हो गई है तू। सब आपके कारण है माँ जी। मीरा और कल्पना दोनों अपने ढाबे पर आए हर बेसहारा की मदद करती, कभी कुछ पैसे देकर तो कभी मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाकर। ऐसे ही एक दिन उनके ढाबे पर एक औरत आती है जो एकदम बेसहारा होती है। जी मेरी मदद कीजिए, मुझे आपके ढाबे पर काम पर रख लीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या?
लेकिन हमारे ढाबे पर हमें किसी की भी जरूरत नहीं है फिलहाल। ईश्वर की कृपा दृष्टि से हम दोनों सास बहू मिलकर सारा काम संभाल लेते हैं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना हो या कुछ रुपए चाहिए तो हम दे देते हैं। उस प्रकार की मदद हम कर सकते हैं बहन। नहीं दीदी, मुझे काम चाहिए। मैंने पूरे गांव में हर जगह काम ढूंढा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। देखिए, मुझे ज्यादा तनख्वाह ना दे तो भी चलेगा, बस काम दे दीजिए। मैं काम करके अपने बलबूते पर जीना चाहती हूँ। मुझे तो न मेरे मायके वालों ने सहारा दिया, न ससुराल वालों ने। हर तरफ से मैंने बस ठोकर ही खाई है। आप दोनों बहुत भली हो, ये मैं जानती हूँ। अपने ढाबे पर आए हर जरूरतमंद की मदद करती हैं आप, इसीलिए कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए। लेकिन देखिए, आज नहीं तो कल आप दोनों को किसी नौकर की तो जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए अब से ही रख लीजिए ना मुझे काम पर। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें काम दे देते हैं। पर बहू, हमारे पास तो अभी फिलहाल कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, जानती हूँ, पर जिस तरह से हमारा ढाबा दिन ब दिन प्रगति करने जा रहा है, ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ है, इसीलिए हम दोनों भी कभी कभार सारा काम ठीक से संभालने में असफल हो जाती हैं। तो चलिए इन्हें रख लेते हैं। हम दोनों ढाबे के अंदर पिज्ज़ा पराठा बनाया करेंगे और ये सबको परोसा करेंगी, और साथ ही बचे खुचे बर्तन भी साफ कर दिया करेंगी। हाँ ठीक है बहू, अगर तुझे उचित लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी माँ जी। अच्छा, तुम कल से काम पर आ सकती हो? हाँ ठीक है दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी आप दोनों को खूब खूब तरक्की दे। धन्यवाद। अच्छा सुनो, तुम्हें अपना नाम तो बताना चाहिए ना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दामिनी है दीदी। ठीक है दामिनी, मिलते हैं कल। जी जरूर। दामिनी अब अगले दिन काम पर आ जाती है। वो ढाबे पर आए लोगों को पिज्जा पराठा परोसती है और साथ ही बचे हुए बर्तन को साफ करती है। दीदी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब क्या करूं? दोपहर के समय है, ग्राहकों का आना जाना भी थोड़ा कम हो चुका है। एक काम करो, ढाबे के बाहर की जगह पर थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा बहुत कचरा है वो भी निकाल दो। ठीक है दीदी। दामिनी अपना काम सही से करती है, लेकिन 2 दिन बाद जब सुबह के समय कल्पना और मीरा अपना ढाबा खोलने जाते हैं, तभी वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, दामिनी का पिज्जा पराठा ढाबा? ये हमारे ढाबे पर काम करने आई दामिनी, 2 दिन में इसने ढाबा खोल लिया, वो भी ठीक हमारे ढाबे के सामने। दामिनी भी अपने ढाबे पर पिज्जा पराठा बेचती है, वो भी कम दाम में, जिस कारण गांव वाले अब उसके ढाबे पर पिज्जा पराठा खाने आते हैं। वाह वाह, ये पिज्जा पराठा तो एकदम मीरा दीदी और कल्पना काकी के पिज्जा के पराठे के जैसा है, लेकिन स्वाद एकदम वैसे का वैसा कैसे हो सकता है ये? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओफो भाई साहब, आप दोनों खाने पर ध्यान दीजिए ना। कम दाम में इतना स्वादिष्ट पिज्जा पराठा आपको और कहाँ मिलेगा? ये बात भी सही कही आपने बहन जी। दिन भर मीरा और कल्पना के ढाबे पर केवल इक्का दुक्का ग्राहक आकर पिज्जा पराठा खाते हैं। वहीं कम दाम होने के कारण दामिनी के पास ही ज्यादा ग्राहक होते हैं। रात के वक्त, दामिनी, ये तुमने बहुत गलत किया। नाटक करके तुम हमारे ढाबे पर आई, वो भी सिर्फ काम मांगने के लिए। और तुमने काम सीखने के बहाने हमारे यहाँ के सारे तरीके सीख लिए, पिज्जा पराठा की खुफिया रेसिपी देख ली, और अब वही पराठा तुम कम दाम में बेच रही हो। देखना, हाँ तू देखना, तेरे कुकर्मों की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरे जाओ जाओ, अब तुम दोनों का ढाबा तो खत्म, और अब हर तरफ मेरे ढाबे की चर्चा होगी। दामिनी के ढाबे के कारण अब 2-3 दिन बाद तो कल्पना और मीरा के ढाबे पर ग्राहक एकदम ना के बराबर आते हैं और उन दोनों को अपना ढाबा बंद करना पड़ता है। अपना गुजर बसर करने के लिए अब उन्हें गांव में लोगों के घरों में जाकर खाना बनाना पड़ता है। ऐसे वो 3 घरों में जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। उन्हें अपने साथ हुए धोखे का बहुत दुख होता है। बहू, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है? हमने हमेशा इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उस आदमी को भी काम दिया, लेकिन उसने ही हमारे साथ धोखा किया। वो सब मैं नहीं जानती माँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो हमें न्याय जरूर दिलाकर रहेंगे। अब दामिनी के ढाबे की तरक्की होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पिज्जा पराठा बनाने की आधी सामग्री में मिलावट करती है। आधे दाम में बेच रही हूँ पिज्जा पराठा,
अरे भाई, मुझे भी तो थोड़ा बहुत मुनाफा चाहिए, इसीलिए अब मैं ये मिलावट वाली सस्ती सामग्री इस्तेमाल करके ही पिज्जा पराठा बनाऊंगी। लोगों की जान खतरे में जाती है तो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ हो इससे पहले ही उस गांव का एक आदमी दामिनी को मिलावट करते देख लेता है और फौरन बाकी लोगों को वहां एकत्रित करता है। उससे सभी बहुत सुनाते हैं। छी दामिनी, अरे लानत है तुझ पर, पहले तूने हमारे साथ धोखा किया और अपना ये ढाबा खोला और अब तुम अपने फायदे के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो, बेशरम कहीं की। हमें माफ कर दीजिए कल्पना काकी, मीरा दीदी, हमने कम दाम देखकर इस दामिनी के ढाबे का पिज्जा पराठा खाना सही समझा, लेकिन हम गलत थे। अब ये इस गांव में पिज्जा पराठा नहीं बेचेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी, मैं पूरी ईमानदारी से पिज्जा पराठा बेचूंगी। अरे चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, दफा हो जाए इस गांव से। गांव वाले दामिनी को गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद कल्पना और मीरा दोनों सास बहू फिर से अपना ढाबा खोलते हैं और फिर उनकी खूब तरक्की होती है। इसीलिए हमें कभी भी खुद के फायदे के लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के बदले बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ईमानदारी और मेहनत से ही कमाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। एक गांव में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम तेजेंद्र होता है। तेजेंद्र अपनी बीवी बिंदु, बेटे मनोज और बहू कजरी के साथ रहता है। वो चारों अमीर होने के बावजूद भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं और गांव में हर गरीब की इज्जत और मदद करते रहते हैं। बिंदु और कजरी दोनों सास बहू ही अपने घर में खाना बनाती हैं। उनके पास कोई नौकर नहीं होता, क्योंकि उन दोनों के हाथों के खाने में ही बहुत कमाल का स्वाद होता है और खासकर उनके हाथ के बने आलू के पराठे सबको अधिकतर पसंद आते हैं। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है। ओहो, सुबह की शुरुआत इन स्वादिष्ट और कमाल के आलू पराठों से हुई है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए जीवन में। माँ, कजरी, आप दोनों के हाथ का आलू पराठा जैसे पराठे तो वाकई में पूरी दुनिया में और कहीं बनते ही नहीं होंगे। आप दोनों कुछ अलग तरह से ही बनाती हो इन्हें। बस मजा ही आ जाता है और मन करता है और खाऊं और खाऊं। तो किसने रोका है तुम्हें मनोज बेटा? ये लो, खाओ और खाओ। ये अचार और पनीर की सब्जी भी लो साथ में, और ये मक्खन भी। इस मक्खन को भी माँ जी और मैंने घर पर ही बनाया है, एकदम शुद्ध और ताजा है। बहुत खूब। अरे धन्यवाद बेटा। धन्यवाद। उसी गांव में तेजेंद्र का बड़ा भाई विजय भी रहता है। विजय एक मामूली व्यापारी होता है जो इतना पैसे वाला नहीं होता है। क्या बात है बिंदु, कजरी बहू, बहुत ही लज्जतदार बने हैं ये तुम्हारे पराठे तो। जी धन्यवाद जेठ जी। धन्यवाद ताऊ जी, लीजिए ना और लीजिए। अरे नहीं, बस। और तेजिंदर, कैसा चल रहा है व्यापार? अरे बस सब अच्छा चल रहा है विजय भैया, आप बताइए। ताऊ जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम तीनों साथ में हमारे कारोबार को और आगे ले जा पाएंगे, क्यों पापा? हाँ विजय भैया, मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे नहीं तेजिंदर, ये सब इतना आसान नहीं है। भले ही मेरा व्यापार थोड़ा डूबता जा रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। मैं उसे फिर ऊपर लाकर ही रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले ऐसे ही अपनी कृपा तुम सब पर बरसाते रहें। धन्यवाद भैया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक तब तेजेंद्र और मनोज गांव से बाहर किसी काम के लिए जाने वाले होते हैं। तभी एक गांव वाला बिंदु और कजरी से आकर कहता है, अरे बिंदु काकी, कजरी भाभी, वो तेजेंद्र काका और मनोज नहीं रहे। जंगल में उन दोनों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। बिंदु और कजरी इस खबर को सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं और अब तेजेंद्र और मनोज के जाने के बाद उनका कारोबार भी खत्म हो जाता है और बिंदु और कजरी को अब एक छोटे मकान में रहना पड़ता है। अरे बिंदु, कजरी बहू, तेजेंद्र और मनोज को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। मेरा व्यापार भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना मैं ही तुम दोनों की मदद कर देता। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता हो तो बता देना मुझे। ठीक
ठीक है जेठ जी। हाँ ताऊ जी। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। विजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बिंदु और कजरी को कुछ न कुछ करना ही था। वो दोनों जगह जगह जाकर काम मांगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। फिर उन्हें एक भिखारी मिलता है जिसका नाम ललुआ होता है। अरे ललुआ, तुम यहाँ? हाँ भाभी जी, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आप दोनों एक वक्त पर बढ़िया बढ़िया आलू पराठे देती थी। कितना दान पुण्य करते थे आप सब, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी गरीबों का आशीर्वाद है आप दोनों के साथ। धन्यवाद ललुआ। बिंदु माई, मैं तो कहता हूँ कि आप अपना एक आलू पराठा ठेला लगा लो। आजकल ठेले की धंधे में भी बहुत पैसा है। आप दोनों के आलू के पराठे को खाकर कोई उसके पीछे दीवाना ना हो जाए, ऐसा तो कतई हो नहीं सकता। अरे वाह ललुआ, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। माँ जी, हम दोनों साथ मिलकर आलू पराठा तो बेच सकते हैं। इससे हम महीने भर तो क्या, रोजाना अच्छी कमाई कर सकते हैं। पर बहू, ये सब मुश्किल होगा। नहीं माँ जी, कुछ मुश्किल नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं हूँ ना, बस आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है बहू, अगर तू ये कह रही है तो करते हैं फिर यही। ये हुई ना बात। कजरी और बिंदु दोनों सास बहू अब आलू पराठे का ठेला लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी चौड़ी लाइन लगना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सभी वाकई में उनके आलू पराठे के फैन बनने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या आलू पराठे हैं, क्या चटनी है, वाह 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 वाह, और क्या लस्सी है। ओहो, स्वर्ग अगर कहीं है तो वो आप दोनों सास बहू के आलू पराठे ठेले में है भाई, क्योंकि ये आलू पराठे किसी अमृत के समान है। अरे सही कहा इसने, इतनी जगह जाकर आलू पराठे खाए हैं हमने, लेकिन न जाने कौन सी जादुई आलू से बनाती हो आप दोनों अपने आलू पराठे। इनके स्वाद की तो कोई बात ही नहीं है, एकदम बेमिसाल, एकदम कमाल के पराठे हैं। मैं तो अब रोजाना आपके ठेले पर आया करूंगा सुबह शाम आलू पराठे खाने के लिए। अरे फिर तो तू खुद ही आलू बन जाएगा रे। कोई बात नहीं रे, इतने स्वादिष्ट आलू पराठों को न खाने वाला कोई बेवकूफ या पागल ही होगा। मैं तो मस्त दबा कर खाया करूंगा रोजाना। धन्यवाद। आप सभी ग्राहकों की ये तारीफें ही हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं हमारे काम को और अच्छे से और लगन से करने के लिए। इसीलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे ठेले पर आलू पराठे खाने आते रहिए। इसे कोई ठेला नहीं बल्कि अपना घर ही समझिए, क्योंकि हम घर के जैसे ही आलू के पराठे बेचते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर बहन जी। इस तरह कजरी और बिंदु दोनों का आलू पराठा न सिर्फ उस गांव में बल्कि अब शहरों में भी प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि कई सारे व्लॉगर्स आकर उनकी वीडियोस शूट करते हैं और वो वायरल हो जाती हैं। कजरी और बिंदु 6 महीनों में कड़ी मेहनत करके अपना एक बड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जहां हर तरह का खाना मिलता है और वहां की स्पेशल डिश होती है बिंदु और कजरी के स्पेशल आलू के पराठे, जिसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी आता कजरी और बिंदु के साथ सेल्फी लेता। इस तरह वो दोनों सास बहू अब एक प्रकार की हस्ती ही बन जाते हैं। एक दिन जब ललुआ उनके 5 स्टार रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो विजय को रेस्टोरेंट के पीछे से अंदर घुसते हुए देखता है। अरे ये क्या, ये तो विजय साहब हैं, बिंदु माई के जेठ और कजरी भाभी के ताऊ जी। लेकिन ये क्या, ये तो बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पुलिस को बुलाना होगा, वो भी फौरन। ललुआ फटाफट 2 मिनट की दूरी पर थाने में जाकर पुलिस को ये खबर देता है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर विजय को रंगे हाथ पकड़ लेती है और बॉम्ब की वायर को कट कर देते हैं। ललुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो हमारा रेस्टोरेंट जल कर राख हो जाता। और आप जेठ जी, हाँ, क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? बिंदु माई, मुझे तो लगता है इसने ही मनोज भाई और तेजेंद्र साहब को मारा है। ये आप लोगों से पहले से जलता था, ये मैं हमेशा से देखता आया हूँ। मारा है मैंने ही उन्हें। मैंने ही उनके सामने जानवर छोड़े थे ताकि वो उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दे। मुझे हमेशा से इसी बात का गुस्सा था, इसी बात की जलन थी कि मैं बड़ा भाई होने के बाद भी मेरा छोटा भाई तेजेंद्र मुझसे ज्यादा अमीर है, मुझसे ज्यादा आगे है जीवन में। और अब उन दोनों के मरने के बाद तुम दोनों अमीर हो गई, इसीलिए तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए मैं ये बॉम्ब प्लांट कर रहा था। छी ताऊ जी, लानत है आप पर।
अरे आपसे हम सब कितना प्यार करते थे, लेकिन आपने तो हमारे ही पीठ पीछे ये सब कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इसने मेरे पति और बेटे को मारा है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। विजय को उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसके बाद बिंदु और कजरी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और वो ललुआ को अपने साथ काम पर रख लेते हैं और उनका 5 स्टार रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करता है। सुमन और गायत्री दोनों ही अपने घर में काफी ज्यादा उदास बैठी होती। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? इनकी दवाई भी खत्म हो रही है, घर में पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आसपास कहीं काम देख रही हूँ, जैसे ही काम मिल जाएगा पैसों की दिक्कत परेशानी थोड़ी तो दूर होगी। माँ जी, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने भी इतनी जगह काम के लिए पता किया है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में तो कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ सोचा है क्या तूने पहले से ही? हाँ माँ जी, मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। देखिए, आसपास कोई भी घर पर कीर्तन पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मुझे ही बुलाते हैं सब खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। तो क्यों ना अब हम अपना काम शुरू कर दें, मतलब अपना ढाबे वाला काम, ढाबा खोलें। बहू, तो ये क्या कह रही है? ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। ढाबा खोलने में कितनी परेशानी आती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता और डर अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तक हम किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं बनाएंगे ना, तब तक वैसे भी कुछ करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना। बहू, तू समझ नहीं रही है। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी सुमन का बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों रो रहा है? माँ, मुझे मैडम ने स्कूल आने से मना कर दिया। कहने लगे जब तक फीस नहीं देंगे स्कूल की तब तक स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी फीस अब तक क्यों नहीं दी गई है माँ? हाँ, मुझे स्कूल जाना है माँ। माँ जी, देख रही हो ना आप, कितनी परेशानी हो रही है। सोनू बेटा, तू चुप हो जा और अब जा ना, कपड़े बदल ले। बहू, तू ठीक कह रही है। फिर अगर तुझे यही सही लग रहा है ढाबा खोलना, तो मैं भी तेरे साथ हूँ। घर की परेशानियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों सास बहू अब ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। बहू, हमने ढाबा खोलने की तो सोच ली है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हम ढाबा खोलेंगे कैसे? माँ जी, रमेश काका है ना, मैंने उनसे बात की है। उनकी जो दुकान है उसको किराए पर ले लेंगे। 3 महीने बाद ही हम पैसे देंगे। मैंने उनसे बात की थी कि जब हमारा ढाबा 3 महीने थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा तो हम पैसे दे देंगे। दोनों सास बहू रमेश के पास जाते हैं। अरे दुलारी पिचकारी दोनों आ गई। माफ करना, ये दुलारी पिचकारी कौन है? अरे मैं गायत्री और ये मेरी बहू सुमन है। तुम दोनों को ही दुलारी पिचकारी कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो दोनों? काम है क्या? हाँ रमेश काका, काम ही है। दरअसल मैंने आपसे बात की थी ना आपकी उस दुकान के बारे में, वो हमें किराए के लिए चाहिए। दुकान क्या, घर ले लो, सड़क ले लो, पूरा देश ले लो, हमें क्या, लेकिन किराया दे देना 3 महीने में। जी काका, हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू दुकान को ढाबे में बदलते हैं। बहू, मैंने अपने ढाबे के बाहर के बोर्ड तो लगा दिया है। अब लोग आते जाते लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ खाने के लिए भी आते रहेंगे। माँ जी, ये तो बिल्कुल सही किया। यहाँ आसपास भी काफी लोगों के ढाबे हैं जो कि काफी समय से हैं यहाँ पर। अब मुझे तो घबराहट हो रही है कि इतने लोग जो अपना नाम कमा चुके हैं, उनके बीच में हमारा ढाबा टिक पाएगा या नहीं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू अपने ढाबे पर ग्राहक के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। माँ जी, कहीं हमने गलती तो नहीं की ना ढाबा खोलकर? इतनी देर हो गई है, हम कब से बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहू, तूने ही तो हिम्मत दी है और तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? अरे थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू नए ढाबे पर खड़ी रहती हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन 3-4 दिनों तक उनके ढाबे पर कोई नहीं आता, बिल्कुल सूना रहता है। बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा? ऐसे तो हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।
हमने कितनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, ऊपर से हमें ढाबे का किराया भी देना पड़ेगा। अरे हम ये सब कैसे करेंगे? माँ जी, मैंने तो सोचा था कि हम काम करेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे तो हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बहू, देखा, हमने भगवान का नाम लेकर ढाबा तो शुरू कर दिया, अब देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। माँ जी, हमारा ढाबा बहुत ही सिंपल सादा सा लगता है, हम इसमें कुछ अनोखा ट्राई करें क्या? बहू, तू ये क्या कह रही है? अब हम ढाबे में अनोखा क्या कर सकते हैं? माँ जी, हम ढाबे को अनोखा करने के लिए ना फूल पत्तों से ढाबे की रंगत को बदल देते हैं, इसको सुंदर बना सकते हैं ताकि लोग इसकी सजावट देख कर आएँ और यहाँ पर उनके रुकने का मन करे। अगर यहाँ पर किसी भी ग्राहक का रुकने का मन करेगा ना तो वो खुद ही बहाने ढूंढ कर आएगा। अरे बहू, ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। दोनों सास बहू अब अपने ढाबे को अनोखे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फूल पत्ते, घर के वेस्ट मटेरियल से ढाबे को अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो हमारी छोटी सी दुकान थी जिसकी काया पलट ही हो गई है। देखो, इतनी सुंदर दुकान बना दी है तुमने। अगर हम इसका पैसा बढ़ा देंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी हमारा काम चल नहीं रहा है, हम कैसे इतने पैसे देंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, इतने सुंदर दुकान बना दी है, अगर हम यहाँ रोज आ जाएं तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं रोज। सास बहू के अनोखे ढाबे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहू, तेरा ये अनोखा आइडिया तो काम कर गया। देख, कल तक यहाँ कोई आता नहीं था और अब हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाव डूबने से उन्होंने बचा ली। सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आसपास के ढाबे वाले काफ़ी चिढ़ने लगते थे। इन दोनों सास बहू के अनोखे ढाबे की वजह से तो हमारे ढाबे की कमाई ही रुक गई है। इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। मनोज को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ के खाने। अरे भाई, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगा, खुद खाकर देख लीजिए नमक है कि नहीं। नहीं भाई साहब, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको स्वाद का ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद खाना चखा भी था, तब तो नमक बिल्कुल बराबर था। अब पता नहीं कैसे आपको ज़्यादा लग रहा है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको यही लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, खुद खाना खाकर फिर बताइए। दोनों सास बहू खाना खाते हैं तो उन्हें भी नमक काफ़ी तेज़ लगता है। माफ़ करना, दरअसल गलती से नमक गिर गया होगा ज़्यादा। अच्छा, आपका मुंह का स्वाद ख़राब हो गया, इसीलिए हम आपको एक ऑफ़र देते हैं। आप हमारे ढाबे में कितनी भी फ़ोटो ले सकते हैं, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं। पक्का ना कहीं बाद में आप बोलोगे तो नहीं कि मैं मुफ्त में रुका हूँ। अरे नहीं नहीं, ढाबा अपना ही समझिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा भी खाने को लाते हैं। सूरज सास बहू के ऑफर से खुश हो जाता है और ढाबे में बड़े चाव से खाना भी खाता है और काफ़ी सारी फोटोज लेता है। मजा आ गया ऐसे अनोखे ढाबे पर आकर, अब तो मैं यहाँ रोज ही आऊंगा। इसके बाद दोनों सास बहू अपने ढाबे को और अनोखा बनाने के लिए आए हुए ग्राहकों का फूलों से स्वागत करते हैं। उनके बैठने की काफ़ी सुंदर जगह की व्यवस्था करते हैं। वाओ, ये कितना प्यारा ढाबा है, बिल्कुल यूनिक है। सच में ऐसा अनोखा ढाबा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जस्ट वाओ। आपको हमारा ढाबा पसंद आया? ये पसंद आने लायक वाली तो चीज़ है ही नहीं। ये तो ऐसा ढाबा है जहाँ पर हर किसी का मन करे कि वो यहाँ से जाए ही ना। सच में बहुत ही प्यारा ढाबा है और इसको अनोखा बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखकर ही, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि कितनी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। वैसे हमारे ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है। I mean, आप लोगों को ना, मतलब क्या कहूँ मैं, देख कर ही लग रहा है कि ढाबे में खाना भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। अब जल्दी से ना मेरे लिए अपने ढाबे का बेस्ट वाला खाना दे दीजिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। इसी तरह दोनों सास बहू का अनोखा ढाबा काफ़ी ऊंचाई पर आ जाता है और जलनखोर लोगों की जलन उन्हें ही मात देती रहती है। मुंबई के एक मिडिल क्लास शर्मा परिवार में उनकी बहू प्रिया, जो 1 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, वो हर दिन मेहनत और लगन से घर को संभालती थी। मगर कहते हैं ना कि सास को बहू का कभी कोई काम नहीं दिखता, दिखती है तो बस उसकी कमियां। रोहित, देखो तुम्हारी बीवी ने फिर से चाय का बर्तन जला दिया। अरे इसे कुछ आता भी है या नहीं? और फिर साबुन भी कितना बर्बाद करती है बर्तन धोने में। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या करूं मैं सॉरी का? और खाने में इतना तेल नमक कौन डालता है? कितना बर्बाद करेगी हम लोगों को।
माँ ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बोलूं? सुधा इतना क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बना है खाना। हाँ हाँ, सबको ये बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ही तो बुरी हूँ। सुधा देवी को लगता था कि प्रिया सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी करके घर आई है, इसीलिए वो हर दिन कोई न कोई नई परेशानी खड़ी करती रहती थी और पैसे की बात आते ही वो और भी सख्त हो जाती थी। रीता, ये लड़की तो बिल्कुल कामचोर है, सारा दिन एसी में पड़ी रहती है महारानी बनकर। बिजली का बिल कितना आएगा अगर यूं ही एसी चलाती रहेगी तो इसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया पूरे घर की सफाई करके ही थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी अरे वहां क्यों बैठी है और ये एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? जाकर रसोई साफ कर। माँ जी, मैंने अभी साफ की है और एसी तो जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। मुझसे बहस मत कर, और हाँ, टीवी जरा कम चलाया कर, बिजली बर्बाद होती है। प्रिया दुखी मन के साथ चुपचाप वहां से उठ के काम करने चली जाती है। शर्मा जी, इन आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस शादी करके खाने आ जाती है, पैसे का कोई हिसाब नहीं, बस खर्च करना जानती हैं। लेकिन सुधा, मैं तो देखती हूँ प्रिया बहुत मेहनती है और बहुत समझदारी से खर्च भी करती है। आप क्या जानेंगे, ये सब दिखावा है, पैसा तो मेरा जाता है हर महीने। पूरे दिन तक तमाशा देखकर शाम को रोहित और उसके पिता कृष्णा प्रिया को प्यार से समझाते हैं। प्रिया, तुम परेशान मत हो, माँ का मिजाज ऐसा ही है। जी रोहित, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा पैसे की बात करती रहती हैं। प्रिया, परेशान ना हो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज है। प्रिया, मैं माँ से बात करूंगा। रोहित और कृष्णा सुधा देवी के पास जाते हैं। माँ, आप प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? सुधा, प्रिया अच्छी लड़की है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए। उसके आने के बाद से तुम लोग मुझे ही गलत समझते हो और फिर घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। सब तो मुझे ही मैनेज करना होता है ना। माँ, बात ये नहीं है, आप उसे मौका तो दीजिए। मौका? 1 साल से मौका दे रही हूँ, लेकिन ये बदलेगी नहीं, पैसे की कदर है ही नहीं इसे। बेटे और पति की बातें सुधा देवी के दिल पर लगती हैं और उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि प्रिया मेरे पति और बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिर होना क्या था, अगले दिन सुधा देवी और भी सख्त हो जाती हैं। सुन, आज मेरी बहन रीता आ रही है, उसके लिए खास खाना बनाना, और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान मत खरीदना बाजार से, ठीक है? पैसे बर्बाद मत करना। जी माँ जी। प्रिया पूरे दिन रसोई में खाना बनाती है और घर के सारे काम निपटाते हैं। आराम करने का उसे टाइम तक नहीं मिलता। जाकर रीता के लिए चाय ले आ और कुछ नाश्ता भी ले आना, लेकिन ज्यादा चीनी मत डालना, महंगी है। प्रिया चाय के साथ टेस्टी नाश्ता भी लेकर आती है। अरे सुधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, ठीक है। अपनी तारीफ सुन के प्रिया मन ही मन काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने सुधा देवी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब सो के उठे तो उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। ये गंध कैसी आ रही है? ये तो लग रहा है सिलेंडर लीक हो रहा है। प्रिया तुरंत गैस बंद करती है, घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। जल्दी सब लोग बाहर जाइए। अरे अब क्या नाटक कर रही है? माँ जी, गैस लीक हो रही है, घर में कोई भी स्विच मत दबाइएगा। बकवास बंद कर और काम कर। तभी सुधा देवी पंखा चलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ती हैं। नहीं माँ जी, ये बहुत खतरनाक है, धमाका हो सकता है। प्रिया तुरंत गैस एजेंसी को फोन करती है और सबको बाहर ले जाती है। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी, अगर माँ जी ने पंखा चला दिया होता ना तो। अरे भगवान, बच गए। गैस एजेंसी का आदमी आकर सिलेंडर ठीक करता है। मैडम, आपने बिल्कुल सही किया, अगर कोई स्पार्क हो जाता तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता। वही कोने में सुधा देवी का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उस दिन के बाद सुधा देवी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी, हमेशा पैसे पैसे की बात करती थी। माँ जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बहुत गलत किया मैंने। मुझे डर था कि तू रोहित को मुझसे दूर कर देगी, और मैं सोचती थी कि तू सिर्फ पैसों के लिए आई है, लेकिन मैं आज समझी, तू तो इस घर की रक्षक है। तूने हमारी जान बचाई है और मैं तुझे पैसे की चोर समझती थी। माँ, मैंने हमेशा कहा था प्रिया कितनी अच्छी है। सुधा, अब तो मान जाओ,
प्रिया सच में हमारी बेटी है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और घर का खर्चा भी संभाल के करूंगी। अगली सुबह सुधा देवी प्रिया के साथ रसोई में काम करते हुए दिखाई देती हैं और इस तरह शर्मा परिवार में सिर्फ खुशियां आती हैं। सुधा देवी ने समझा कि रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, पैसों से नहीं। प्रिया बेटा, तुम मुझे भी सिखा दे ये गैस सेफ्टी के बारे में, और मैं तुझसे ना माफी मांगती हूँ अपने कंजूस स्वभाव के लिए। आपकी कंजूसी भी गलत नहीं थी माँ जी। वैसे भी घर चलाना मुश्किल है, पैसे का हिसाब भी जरूरी है ना। प्रिया की समझदारी ने न सिर्फ घर बचाया बल्कि पूरे परिवार को जोड़ दिया। सुधा देवी की कंजूसी भी प्रिया की वजह से प्रेम में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से हर दिल जीत सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? BMW गाड़ी या माँ का हाथ का खाना, एसी फ्लैट या खुले आसमान तले सोना? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। अर्जुन बेटा, देखिए धान के पौधे कितने प्यार से लहला रहे हैं। ये मिट्टी नहीं, सोना है सोना। आज तुम भी थोड़ा मेरा हाथ बटा। बाबूजी, आप भी ना। आज के जमाने में कौन खेती करता है? मेरे दोस्त विकास ने कहा है कि शहर में आराम से 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। बेटा शहर में अकेले कैसे रहेगा? तेरे खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? माँ, वो सिटी है, वहां हर जगह लाइट ही लाइट है, और खाने के लिए 100 से अधिक होटल्स कहीं भी खा लूंगा। इस गांव में तो ना कोई मॉल है ना कोई सिनेमा, बस दिन भर खेत खलियान। ठीक है बेटा, तुझे जैसा लगे सही है, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। अर्जुन ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। पूजा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? पागल, भला अपने लोगों को कैसे कोई भूल सकता है? जल्दी तो मैं भी ले जाऊंगा। यार अर्जुन, वेलकम टू मुंबई। यहाँ है असली जिंदगी, हॉल मॉल और यहाँ की नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ। बस पैसा फेंक, तमाशा देख यहाँ का। लेकिन शहर की असलियत कुछ और ही थी। यार विकास, ये कमरा तो बहुत छोटा है और किराया इतना ज्यादा। अरे यार, यहाँ की जिंदगी ही ऐसी है, लेकिन सब कुछ स्टाइल में मेरी जान। यही है सिटी की रंगीन लाइफ, देखना। दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि शहर में इंसान सिर्फ एक नंबर है। अर्जुन, ये रिपोर्ट गलत है। तुम गांव वालों को कुछ आता भी है या नहीं? गांव वाले? यहाँ सब मुझे अजनबी की तरह देखते हैं। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। काश माँ होती यहाँ। गांव में तो पूरा मोहल्ला पूछने आ जाता था। यहाँ मर भी जाओ तो भी किसी को फर्क नहीं। अब तो विकास भी पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा। तभी अर्जुन की कंपनी में छटनी हुई। अर्जुन, कंपनी का कॉस्ट कटिंग चल रहा है, आपकी सर्विस टर्मिनेट करनी पड़ रही है। सर प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की है। अर्जुन के पास अब न पैसे थे न सहारा। विकास भी मुंह मोड़ गया। यार तू अनएम्प्लॉयड है अब। मैंने तुझे नौकरी दिलवाई थी। अब बार बार मैं सिफारिश नहीं करूंगा तेरी कहीं भी। मैं अपना रेपुटेशन रिस्क में नहीं डाल सकता। दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त के लिए थी। जब पैसा था तब तक का दिखावा, जैसे ही सब कुछ छूट गया दोस्ती का असली रंग दिखा गया मुझे इस शहर में। तभी पूजा का फोन आया। अर्जुन, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारा नाम लेकर रो रहे हैं। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। और हाँ अर्जुन, इस साल बारिश न होने से ना फसल खराब हो गई है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जड़ें हिल गई हों। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल भर आया। अरे अर्जुन बेटा, आ गया तू। तेरे बाबूजी तुझे याद कितना करते थे। अर्जुन बेटा, तू आ गया। अरे मैंने तेरे लिए तेरे खेत को संभाल कर रखा है। बाबूजी, मैं कितना गलत था। मैंने आपको इस मिट्टी को छोड़ दिया। बेटा, घर वापस आ जा। शहर में अकेले कैसे रह रहा था? तभी रामू काका ने एक चौंकाने वाली बात कही। अर्जुन, तुझे पता है तेरे जाने के बाद बाबूजी ने क्या किया? क्या किया काका? उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। अब हमारी गांव की फसल शहर के बड़े होटल्स में जाती है। तेरे बाबूजी ने कहा था, अर्जुन को लगता है गांव में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ है।
क्या मतलब? बेटा, मैंने तेरे नाम 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कमाए हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि वो सोने की तलाश में कंकड़ के पीछे भाग रहा था। बाबूजी, मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर खेती करूंगा। सच में अर्जुन? हाँ पूजा, शहर में मैं अकेला था, यहाँ मेरा पूरा गांव मेरा परिवार है। वहां पैसा था लेकिन प्यार नहीं, यहाँ प्यार है तो पैसा भी आ जाएगा। अर्जुन ने अपने बाबूजी के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी बढ़ाया और गांव के लड़कों को भी शहर में भटकने की बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा। साथ ही खेती को डिजिटल क्रांति से भी जोड़ दिया। बाबूजी, आपने सही कहा था, ये मिट्टी सच में सोना है। बेटा, सफलता वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो दिल को शांति देती है। मिट्टी की खुशबू, यही है मेरी सबसे बड़ी दौलत। अर्जुन की कहानी सिखाती है कि हमारी जड़ें ही हमारी असली ताकत है। शहर की चकाचौंध पल भर की होती है, लेकिन अपनी मिट्टी का प्यार हमेशा के लिए है। अगर आप भी अपनी जड़ों को भूल गए हैं तो वापस लौट आइए, वहीं आपकी असली खुशी छिपी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मानसी और नीतू दोनों ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों के हाथ में चिकन का बहुत अच्छा स्वाद होता है, जो कि घर में सबको पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं रसोई में होती हैं, तभी वहां उनकी सास शारदा आती है। हाँ भाई, तो आज खाने में क्या बना रही हो तुम दोनों? माँ जी, आज तो हम आलू पालक बना रही हैं। क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आपको कुछ और खाने का मन था क्या? हाँ, वो तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि आज उनका चिकन खाने का मन है, तो आज तुम दोनों ना चिकन ही बना दो सबके लिए। नीतू और मानसी दोनों ही सबके लिए खाने में चिकन बनाती हैं और सबको खाने के लिए परोसते हैं। वाह बहू वाह, जब भी तुम दोनों चिकन बनाती हो ना, पेट भर जाता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता है। बहुत ही स्वाद बनाया है। अरे नीतू भाभी, आप दोनों बहुएं मिलकर अपना चिकन ढाबा खोल ही लो। अरे क्या देवर जी, आप भी ना, अरे ढाबा और हम खोलें? घर पर आप सबके लिए चिकन बनाते हैं, यही बहुत है। ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। आप लोग कहीं हमें बस चढ़ा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं बहुओं, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम दोनों कुछ अच्छा कर रही हो, तभी तो हम तुम दोनों को इतना बोल रहे हैं ना। अपने परिवार का इतना उत्साह देखकर दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं। मानसी, मुझे ऐसा लगता है कि सब सही कह रहे हैं। हम अगर सच में इतना अच्छा चिकन बनाते हैं तो हमें अब अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, लोगों को पसंद आएगा या फिर लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमें कम से कम एक बार तो कोशिश करनी चाहिए ना। दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं और फिर अपना एक चिकन ढाबा खोल लेती हैं। लो, ढाबे का शुभारंभ तो हो गया है, अब बस तुम दोनों ईमानदारी से अपने इस ढाबे को चलाना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ढाबे को बहुत ही ईमानदारी के साथ चलाएंगे। दोनों बहुएं अब ढाबे में काफी ईमानदारी से काम करती हैं। अरे चिकन बिरयानी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है, आप बैठिए, मैं अभी चिकन बिरयानी लाती हूँ। मानसी जल्दी से उस आदमी के लिए चिकन बिरयानी ला कर देती है। अरे वाह, इतने कम दाम में इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज्यादा चिकन वाली बिरयानी, वाह भाई वाह। हाँ जी भाई साहब, आप हमारे ढाबे पर आए हैं। हमारे ढाबे पर चिकन से जुड़ा सब कुछ मिलेगा और वो भी बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जरा एक चिकन रोल और चिकन कबाब भी पैक कर देना। दोनों बहुओं का ढाबा काफी अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी नाम की लड़की आती है। अरे, आप दोनों बहुओं का चिकन ढाबा मिल ही गया है। मैंने बहुत नाम सुना है आपके ढाबे के बारे में। आप जरा मेरे लिए चिकन हांडी पैक कर देंगी? जी बिल्कुल, अभी कर देती हूँ। इतना अच्छा काम चलता देख दोनों बहुएं आपस में बात करती हैं। हमारा ढाबा तो गांव में काफी धूम मचा रहा है। लोग अगर यहाँ से जा भी रहे होते हैं तो हमारे ढाबे से बिना कुछ खाए जाते नहीं हैं। अब यही मौका है हमारे पास अपने बारे में सोचने का। लोगों को तो हमारा चिकन ढाबा पसंद ही आ गया है, तो इसका मतलब लोग आने ही वाले हैं। तो अब हम अपनी जेब के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दोनों बहुओं के मन में लालच और घमंड पैदा हो जाता है और वो अब चिकन में मिलावट करने लगते हैं।
अरे चिकन के नाम पर इसमें तो बस सोयाबीन ही है। यहाँ चिकन के पैसों में तुम लोग सोयाबीन खिला रहे हो हमें। ये हमारा ढाबा है और हमारे ढाबे पर यही खाने को मिलेगा। अगर खाना है तो खाओ, वरना बाहर जाने का रास्ता तो पता ही है। तुम लोग ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अब दोबारा कभी इस ढाबे पर मैं पैर भी नहीं रखने वाली। हाँ, तो हमने भी कोई आपके पैर पकड़कर खींच नहीं रखे हैं और ना ही हम आपको खींच कर लाएंगे। आप जा सकती हैं। मिलावट और लोगों से बदतमीजी अब हर रोज बढ़ती जा रही थी, जो कि दोनों बहुओं के परिवार वाले भी देख रहे थे। ये तुम दोनों बहुएं क्या कर रही हो? अरे हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। तुम दोनों ग्राहक से बदतमीजी से बात करती हो। और ये मिलावट किस लिए? जब काम इतना अच्छा चल रहा है, ढाबे का इतना नाम है, तो मिलावट करके क्यों अपना नाम खराब करना? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अरे कब तक बस ग्राहक का ही सोचते रहेंगे? देखिए, लोगों का तो काम ही बोलने का होता है। 4 दिन बोलेंगे और यही खाने आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम दोनों को पता है हम क्या कर रहे हैं। परिवार में इतना समझाने के बाद भी दोनों बहुएं किसी की बात तक नहीं सुनती हैं और अभी भी मिलावट करती रहती हैं। कई दिन निकल जाते हैं और अब उनके ढाबे पर कोई नहीं आ रहा था। हमने सच में बहुत गलत किया। 2 हफ्ते हो गए हैं और अब हमारे ढाबे पर कोई चिकन खाने नहीं आया। हमें अपने परिवार वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपने परिवार के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें ढाबे का घमंड हो गया था। आप सब सही कह रहे थे। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जब मौका था तो तुम दोनों ने समझा नहीं। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमें एक मौका दे दीजिए, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। नहीं, अब हम तुम्हें मौका देकर कोई गलती नहीं करना चाहते। आज जो भी हुआ है ये सब तुम दोनों की ही गलती का परिणाम है। दोनों बहुएं अब अपने किए पर बस पछतावा कर रही थी। कई दिनों बाद गांव में एक अजय कल्लू नाम का चिकन ढाबा खुलता है। अरे आओ भाई, बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरह का चिकन खाओ, आओ आओ आओ। कुछ दिनों में कल्लू का ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। हर कोई वहां आने लगा था। देखो तो मानसी, यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। एक समय था जब हमारे ढाबे के बाहर भी इतनी भीड़ हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है ये सब सोचकर। अब वो दिन वापस कभी नहीं आ सकता। हाँ, चलो हम घर चलते हैं। दोनों बहुएं घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं कल्लू के ढाबे से गुजर रही होती हैं। तभी वो उनकी नजर ढाबे की रसोई में जाती है। ये गया सोयाबीन और ये गया खराब मुर्गा। मुझे तो सस्ते दाम पर मिल गया। लोगों के पेट में जाने के बाद कहाँ ही किसी को पता चल रहा है कि ये खराब मुर्गा है। कल्लू को मिलावट करते हुए दोनों बहुएं देख लेती हैं। हे भगवान, ये कल्लू तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमें गांव वालों को इसकी सच्चाई के बारे में बताना ही चाहिए। दोनों बहुएं कल्लू की मिलावट करते हुए वीडियो बना लेती हैं और शाम के समय जब कल्लू के ढाबे पर काफी भीड़ थी तो बड़ी सी टीवी पर वो वीडियो चला देती हैं। ये देखिए, ये कल्लू आप सबकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। खराब चिकन सस्ते दाम पर मिला था, ये वही खिला रहा है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम दोनों इसका सच सबके सामने ले आई, वरना तो हमें कभी सच पता ही नहीं चलता। देखिए, हमने खुद भी गलती की है, लेकिन अब हम आप सबसे माफी मांगते हैं और बस आप सबसे एक मौका चाहते हैं। जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम हम गांव वालों के लिए इतना कर रही हो, तो हम भी एक मौका देने को तैयार हैं। इसी के साथ अंत में गांव वाले दोनों बहुओं को एक मौका देते हैं, जिसका सदुपयोग करके दोनों बहुएं खुद तरक्की करती हैं और अपना ढाबा फिर खड़ा करती हैं। शहर में जगदीश और करुणा दोनों पति पत्नी का एक बहुत ही अच्छा पिज्जा शॉप होता है, जहां पर वो लोग अलग अलग प्रकार के पिज्जा बनाकर बेचते हैं। उनके पिज्जा को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अरे वाह, ये मखनी पनीर पिज्जा तो एकदम लाजवाब है। इसे खाकर तो दिल खुश हो गया जी। अरे हाँ हाँ, इस पिज्जा शॉप के सारे फ्लेवर्स वाले पिज्जा काफी स्वादिष्ट और कमाल के हैं। ये मैक्सिकन पिज्जा भी बहुत मजेदार है। मैं और 2 मैक्सिकन पिज्जा पार्सल लेकर जाऊंगा। ओके, ठीक है सर, मैं पैक कर देती हूँ। आते रहिए हमारी शॉप पर, और हाँ, इंटरनेट पर हमारे शॉप को अच्छी रेटिंग भी दीजिएगा और साथ ही अपना प्यारा सा फीडबैक भी दे दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जगदीश भाई, जरूर देंगे हम फीडबैक और रेटिंग्स।
अरे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई तुम्हें। इंसान का दिल खुश होते ही वो सबसे पहले इंटरनेट पर तुम्हारे पिज्जा शॉप को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देगा, क्योंकि तुम्हारे पिज्जा शॉप का पिज्जा एकदम नंबर 1 है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सब कुछ सही चल रहा होता है। जगदीश और करुणा का पिज्जा शॉप काफी तरक्की कर रहा होता है, लेकिन ये सब पड़ोस के पिज्जा शॉप के ओनर मिथुन से ना तो देखा जाता है और ना ही सहा जाता है। वो गुस्सा होकर अपने आप से कहता है, अरे इन लोगों के मियाँ बीवी की ऐसी की तैसी, नाक में दम करके रख दिया है इन्होंने मेरे। इनके पिज्जा शॉप के कारण कोई भी मेरे पिज्जा शॉप पर पिज्जा खाने नहीं आ रहा है। इन दोनों के कारण ही मैं कंगाल होते जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब और ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे ये दोनों मियाँ बीवी खुद ब खुद यहाँ से अपना शॉप बंद करके चले जाएं। मिथुन अब जगदीश और करुणा के शॉप को बंद करवाने की साजिश के बारे में सोचने लगता है और वो एक दिन चुपके से उनके शॉप में घुसकर सारे फ्रेश सामान को एक्सपायरी डेट वाले सामान से बदल देता है। अब ये सारा फ्रेश सामान मैं अपने साथ ले जाऊंगा और यहाँ जो भी सामग्री रहेगी वो सारी एक्सपायरी डेट वाली रहेगी। और कल सुबह जगदीश और करुणा इसी सामग्री को इस्तेमाल करके पिज्जा बनाएंगे। अगले दिन जगदीश और करुणा उसी सामग्री को इस्तेमाल करके पिज्जाज बनाते हैं और फिर 2 दिन बाद अचानक से सारे ग्राहकों की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है और उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सभी लोग जगदीश और करुणा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम्हारे कारण ही मेरे भाई की तबीयत खराब हुई है। तुम्हारे दुकान का घटिया और सड़ा हुआ पिज्जा खाकर ही उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है। और नहीं तो क्या, इसी पिज्जा शॉप के पिज्जा को खाकर सबको फूड पॉइजनिंग हुआ है। अरे चंद पैसों के लालच के लिए तुमने सारे मासूम लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? हमारा विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम जो भी बनाते हैं एकदम देख परख के बनाते हैं। हमारी सारी सामग्री भी फ्रेश ही रहती है। हाँ, हम लोगों की जान को खतरे में क्यों डालेंगे भला? उससे हमें क्या फायदा होगा? चुप रहो तुम दोनों। हाँ, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं तुम जैसे लोगों को। अरे कम पैसों वाला मिलावटी सामान मिलाकर तुम लोग पिज्जा बनाते हो और फिर उस मिलावटी के सामान के कारण ग्राहकों की तबीयत खतरे में आ जाती है, लेकिन तुम लोगों को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें तो बस पैसे कमाने हैं ना। हाँ नहीं बहन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में हमारा यकीन कीजिए। अरे चलो बहुत हुआ तुम दोनों का ये नाटक। अब तुम दोनों इस मोहल्ले में पिज्जा नहीं बेचोगे। इस मोहल्ले ही क्या, तुम दोनों अब कहीं भी पिज्जा नहीं बेचोगे। इस शहर में रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस शहर से। लालची और ढोंगी हो तुम दोनों पति पत्नी। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो, बेशरम लोग। जगदीश और करुणा उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें समझ नहीं रहा होता है और उन्हें लोगों के दबाव में आकर अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ती है। जगदीश जी, अब हम बिना दुकान के क्या करेंगे शहर में? और कहीं पिज्जा शॉप खोल भी तो नहीं सकते हैं ना हम? अगर हमने ऐसा किया तो शहर में रहने वाले लोग हमारी दुकान पर आएंगे ही नहीं। करुणा, इस समय हमारे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। शहर में अब हमारा कुछ नहीं रहा। क्या? हाँ करुणा। करुणा और जगदीश को ना चाहते हुए भी शहर छोड़कर गांव जाना पड़ता है। गांव जाकर अब वो सब कुछ अपने दादाजी को बताते हैं। तभी दादाजी उन्हें कहते हैं, अरे करुणा बहू, जगदीश बेटा, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है कि तुम दोनों ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब अतीत को भूलकर भविष्य में जाना ही सही रहेगा। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं जगदीश बेटा, तो उन पैसों से अब गांव में ही अपना एक बढ़िया सा पिज्जा का ढाबा खोल दे। क्या? पिज्जा ढाबा? हाँ, सही सुना तुम दोनों ने। पिज्जा ढाबा। इस गांव के लोग पिज्जा को बहुत पसंद करते हैं और उसे खाने के लिए उन सभी को शहर तक जाना पड़ता है। हमारे गांव से शहर तक जाने के लिए पूरे 4 घंटे लगते हैं। ऐसे में अगर तुम दोनों मियाँ बीवी यहाँ गांव में ही अपना पिज्जा ढाबा खोलोगे तो सारे गांव वासी शहर की तरफ जाने की जगह तुम दोनों के ढाबे पर ही पिज्जा खाने आया करेंगे। हाँ दादाजी, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हाँ दादाजी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। अब हम दोनों वही करेंगे जो आपने कहा है। जगदीश और करुणा दादाजी की बात मानकर अब गांव में ही अपना पिज्जा ढाबा खोलते हैं और उनके पिज्जा ढाबा पर वो तरह तरह के पिज्जा बेचते हैं, वो भी एकदम किफायती दाम पर। गांव में खुला हुआ ये अनोखा पिज्जा ढाबा देख सभी चकित रह जाते हैं और आकर्षित होकर सभी गांव वाले उस पिज्जा ढाबे पर पिज्जा खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, ये पिज्जा तो एकदम शहरी पिज्जा की तरह है। मजा ही आ गया कहिया। आहा, मैं तो एक और खाऊंगा। अरे अब हमारे गांव में ही पिज्जा मिलने लगा है, अब तो हम रोज ही यहाँ आकर पिज्जा खाएंगे। बड़ा स्वादिष्ट लगा है ये पिज्जा। जी क्यों नहीं काका जी, जरूर आइएगा। हमारे ढाबे पर एकदम कमाल का पिज्जा मिलेगा, जो स्वाद और दाम दोनों में एकदम मस्त और जबरदस्त है। एक बार आएंगे तो बार बार आने का मन करेगा। अरे एकदम सही बात कही है तुमने बेटा। अब तुम्हारे ढाबे का पिज्जा खाकर तो हमारा भी बार बार आने का मन करने लगा है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो पिज्जा शहर में मिलता है वो गांव में भी मिलेगा, लेकिन अभी ये देखकर दिल खुश हो गया बेटा। मजा ही आ गया ये पिज्जा खाकर। आज तक का सबसे बढ़िया पिज्जा है ये। धन्यवाद काका जी। लीजिए ना, और लीजिए, आराम से पेट भर कर खाइए, वो भी अच्छे से मजे लेते हुए। हाँ हाँ जरूर। इस तरह गांव में करुणा और जगदीश का पिज्जा ढाबा चंद दिनों में ही बड़ी तेजी से चल पड़ता है और खूब नाम कमाता है। वहीं शहर में रह रहे उस क्रूर मिथुन को जगदीश और करुणा को बर्बाद करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता है, क्योंकि ग्राहक जगदीश और करुणा के जाने के बाद भी मिथुन की पिज्जा शॉप पर पिज्जा खाने आते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें वहाँ का स्वाद ही नहीं पसंद होता है और मिथुन के हाथ केवल हार ही आती है और जगदीश और करुणा गाँव में जाकर 2 गुना 3 गुना प्रतिशत तरक्की करते हैं। वसुधा अपने 4 बेटों के साथ रहती है, जिनके नाम रोहन, संकल्प, अनिरुद्ध और मयंक होते हैं। उन चारों का एक बहुत अच्छा कपड़ों का बिजनेस होता है। उन चारों की शादी की उम्र हो चली थी, इसीलिए वसुधा ने उन चारों की शादी 4 बहनें काव्या, रिया, चारू और राधिका से करा दी। चारों बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उनके हाथ के बने कढ़ी चावल तो सभी के पसंदीदा होते हैं। काव्या क्या बात है यार, तुम चारों बहनों के हाथों में तो साक्षात जादू है जादू। इतने टेस्टी कढ़ी चावल मैंने बचपन से लेकर आज तक कहीं नहीं खाए। हाँ, बहुत ही कमाल के बने हैं। और तो और इसमें मिलाए गए अलग अलग प्रकार के पकौड़े इसके स्वाद पर और भी 4 चांद लगा रहे हैं। हाँ सही कहा मयंक ने। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये लो बहुओं, आज की कढ़ी चावल खाकर मेरा तो मन तृप्त हो गया मानो। इसीलिए खुशी के मारे ये तुम चारों के लिए नेक है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन पड़ोसन रंजना को वसुधा और उसके परिवार की खुशहाली देख बहुत जलन होने लगती है। हाँ, इस वसुधा की तो ऐसी की तैसी, चारों बेटों की 4 अच्छे घराने की बेटियों संग शादी हुई है। कितना खुशल मंगल चल रहा है सब कुछ इनके घर पर। मुझे तो ये सब बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। और एक प्रकार से रंजना की बुरी नज़र उस परिवार पर लग जाती है और चारों बेटों का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद घर में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, उसमें ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं अब सब कैसे ठीक होगा। हमारा बिजनेस पापा ने शुरू किया था, पापा की धरोहर था ये बिजनेस, लेकिन आज वही बंद हो गया। इस दुनिया से जाने से पहले पापा ने हमें पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतर ही नहीं पाए। माफ करना माँ, माफ करना पापा। ना बच्चों, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। हाँ, आप सब इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? बिजनेस ना सही पर कम से कम कोई जॉब तो मिल ही जाएगी ना। आप चारों को ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर एक जॉब क्यों नहीं मिल सकती? एकदम सही कहा काव्या ने। और रही बात तभी तक के खर्चे की, तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। हम चारों बहनें मिलकर अब घर बैठे टिफ़िन सर्विस शुरू करेंगे। पड़ोस की उर्मिला है ना, वो भी यही करती है और घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाती है।
तो हाँ राधिका, हम टिफ़िन सर्विस करेंगे और स्पेशल डिश के तौर पर कढ़ी चावल बेचेंगे, क्योंकि हर किसी को हम चारों के हाथ का कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, है ना? हाँ, और इससे हमें और ज़्यादा ग्राहक भी मिल सकते हैं, ये सही रहेगा। हाँ, काफ़ी बढ़िया सुझाव है राधिका। थैंक्स रिया। तुम चारों बहुओं की इस एकता को देखकर बहुत खुशी हो रही है। जाओ अपने इस नए काम को शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे चारों होनहार बेटों, हिम्मत बांधे रखो और आगे बढ़ते रहो। देखना तुम चारों को भी अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अब चारों बेटे नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। वहीं चारों बहुएं घर बैठे टिफ़िन सर्विस शुरू करती हैं। और तो और वो गली गली जाकर अपने टिफ़िन सर्विस के पैम्फलेट्स बनाकर उसका प्रचार भी करती हैं, जिससे उनको ढेर सारे ग्राहक मिलने लगते हैं। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़े आदमी के घर से ऑर्डर आता है, वो भी उसकी बेटी की शादी के पूरे खाने का। क्या कहा? हाँ माँ जी, हमारा सबसे पहला बड़ा ऑर्डर। एक बड़े आदमी की बेटी की शादी है और उसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी। हर फंक्शन में हमारे यहाँ से ही खाना जाएगा। उन्हें हमारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद आए हैं, इसीलिए उन्होंने हर फंक्शन में कढ़ी चावल तो ज़रूर रखने को कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम चारों की तरक्की करते देख सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चारों बहुओं को अब धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही महीनों में वो चारों अब अपना बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं, जहाँ की स्पेशल डिश कढ़ी चावल ही होती है। वहीं चारों के पतियों को भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। धीरे धीरे उन सब पर आई मुसीबतें दूर होने लगती हैं। चारों बहुओं के ढाबे पर जो भी आता वो कढ़ी चावल तो ज़रूर ही खाता और तारीफों के पुल ज़रूर बांधता। ओए होए होए, क्या लाजवाब कढ़ी चावल है जी, मज़ा ही आ गया। ऐसी बेहतरीन कढ़ी सिर्फ आपके ढाबे पर ही मिल सकती है और कहीं नहीं। ईस्ट और वेस्ट, आप चारों का कढ़ी चावल ढाबा इज द बेस्ट। थैंक यू अरे, सो thank you so much. थैंक यू सो मच। वसुधा की बहुओं के ढाबे की तरक्की को देख पड़ोसन रंजना फिर से जलने लगती है। अच्छी भली नज़र लगी थी मेरी इस वसुधा के परिवार पर, लेकिन अब इनके घर पर सब कुछ ठीक होने लगा है। पर मैं ये सब ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं दूंगी। मैं अब इसकी चारों बहुओं के कढ़ी चावल ढाबे को बर्बाद करके रहूंगी। ढाबा बंद नहीं करवा के रख दिया तो मेरा नाम भी रंजना ठाकुर नहीं। हाँ, रंजना अब दिन के सन्नाटे में चुपचाप उस ढाबे में घुसकर सारी की सारी कढ़ी में एक्सपायरी डेट वाली दही मिला देती है और फटाफट अपने घर लौट जाती है। उस एक्सपायरी डेट वाली दही के कारण बहुत से ग्राहकों के पेट खराब होते हैं, लेकिन कोई इस बात पर गौर नहीं फरमाता कि ये सब कढ़ी चावल खाकर ही हुआ है। लगता है ग्राहकों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये सब उस कढ़ी चावल को खाने के बाद हुआ है, इसीलिए मेरी ये चाल उल्टी पड़ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब रंजना चुपके से जाकर उन चारों की बनाई कढ़ी चावल में कॉकरोच मिलाती है और जब ग्राहक उन मरे हुए कॉकरोच को अपनी थाली में देखते हैं तब वो सब डर जाते हैं। ये सब क्या है? अरे ये पकौड़े वाली कढ़ी नहीं, कॉकरोच वाली कढ़ी है। छी! अरे, और तुम चारों क्या अपने ग्राहकों की जान लेना चाहती हो क्या? अरे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती हैं तुम चारों से? अरे ये सब कैसे हो गया? हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे ढाबे की रसोई में हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं हम, और सफाई तो 50 बार करते हैं, फिर ये कॉकरोच कैसे? अरे, अब बंद करो अपनी बकवास। अगर मैं भी ये कॉकरोच खा लेता तो कितने लेने के देने पड़ जाते। बस, अब बहुत हुआ। अब तो तुम चारों की कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। नहीं भाई साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, ये ज़रूर गलती से हुआ है। हाँ भाई साहब, कोई भी कदम उठाने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए ठीक से, प्लीज़ भाई साहब। उस दौरान अचानक से रंजना के घर पर आग लग जाती है और वसुधा और उसके चारों बेटे ही रंजना को उस आग से बचाते हैं, जिसके बाद रंजना को अपने किए पर खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। और जैसे ही पुलिस चारों बहनों को गिरफ्तार करने जाती है, उतने में वहाँ पर रंजना आती है और वो पुलिस के सामने सारा सच कबूल कर देती है।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही मिलाए हैं इस कढ़ी में कॉकरोच, और इससे पहले भी मैंने इनकी कढ़ी में एक्सपायरी डेट वाली दही मिलाई है। मैं हमेशा इनके परिवार की बर्बादी चाहती थी, लेकिन आज जब मेरे घर पर आग लगी तब इन चारों के पतियों ने और सास ने ही मेरी जान बचाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। क्या? सभी रंजना के इस सच को सुनकर हैरान हो जाते हैं और रंजना को जेल हो जाती है। वहीं चारों बहुएं अपना कढ़ी चावल ढाबा चलाना जारी रखती हैं और भरपूर तरक्की करती हैं। प्रेमलाल और मृणालिनी दोनों की 4 बेटियां होती हैं। मृणालिनी फिर से गर्भवती होती है। प्रेमलाल, उसकी मां बरखा और पिता गोपीचंद को अब इस बार एक बेटे की आशा होती है। डिलीवरी का समय आता है और प्रेमलाल, बरखा और 4 बेटियां गोपीचंद बेसब्री से अस्पताल के कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उन बच्चों के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर बाहर कहते हैं, बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। हाय राम, पहले ही 4 पनौती कम थी, जो एक और पनौती को जन्म दे दिया इसको लक्ष्मी ने। हाय। अब तो कोई आस न बची बेटे की। हमारे खानदान का वारिस इस जन्म में नहीं आएगा। अरे हमारे तो भागे फूटे हैं। जब प्रेमलाल हॉस्पिटल रूम के अंदर जाकर मृणालिनी को मिलता है तब देखिए ना जी, कैसी है हमारी फूल सी बच्ची। इसकी चारों बहनों को भी बुलाइए ना, और वो भी तो देखें अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को। नहीं, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। तुम्हारा सामान मैं यहाँ भी दूंगा और सामान के साथ तुम्हारी 4 बेटियों को भी भेजूंगा। अब तुम और तुम्हारी 5 बेटियां, तुम्हें सलाम, मुझसे ज्यादा बहुत दूर चली जाओ। प्रेमलाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमलाल जी, प्रेमलाल जी। प्रेमलाल वहां से चला जाता है। डिस्चार्ज मिलने पर प्रेमलाल मृणालिनी का सारा सामान और उसकी 4 बेटियों को घर से बाहर निकालता है। और अब मृणालिनी अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए और बाकी 4 बेटियों को यहाँ वहाँ लेकर दर दर भटकती है। 4 बेटियों के नाम रीना, पंखुड़ी, दिव्या और प्रीति होते हैं। माँ, अब हम और कितना चलेंगे? काश हमारी नानी होती, हम उनके घर जाकर रुकते फिर, है ना? हिम्मत रखो मेरी बेटी, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। मृणालिनी अपनी बेटी को गांव के बस स्टैंड पे ले जाती है और बस में बैठाकर वो मुंबई आ जाती है। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कौन सा शहर है? बहन जी, ये है सपनों का शहर मुंबई। क्या? मुंबई? मुंबई शहर में मैं अपनी 5 बेटियों संग क्या करूंगी? मृणालिनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। वो गलत बस में बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। अब वो मुंबई में सबसे पहले एक मंदिर में जाकर रहती है और तीसरी सुबह श्रीमती नाम की एक औरत मृणालिनी को देख कहती है, ओ बहन, मैं तुझे पिछले 2 दिन से देख रही हूँ। तू अपनी 5 बेटियों संग इस मंदिर में रह रही है। काफी दुविधा में ऐसा व्यतीत हो रहा है। आखिर बात क्या है, बताएगी? मृणालिनी श्रीमती को सारी कहानी बताती है और फिर, सुन मृणालिनी, मेरी पहचान में काम है। यहाँ से आगे जाकर समुन्दर वाले रास्ते पर एक बड़ी कोठी है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं, वहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। ठीक है दीदी, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अरे चिंता ना कर, अब फिलहाल के लिए तू मेरे घर चल, और जब तक तू अपने लिए छत नहीं बना लेती तब तक तू मेरे घर पर ही रह। ठीक है, बहुत बहुत उपकार श्रीमती दीदी। मृणालिनी अपनी 5 बेटियों संग श्रीमती के घर रहने लगी है। मृणालिनी को बड़ी कोठी में काम भी मिल जाता है। वो दिन भर अपनी नन्ही छोटी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और खाना बनाना और अन्य काम करती और फिर रात में घर लौटती। कैसा रहा आज का दिन मृणालिनी? बहुत ही अच्छा। मैंने सुना था मुंबई के बड़े लोग काफी अकड़ू और घमंडी होते हैं, लेकिन मेरी सेठानी और सेठ जी दोनों भी बहुत नेक दिल वाले हैं। बहुत खूब। और मेरी बेटियों, क्या कर रही हो तुम सब? तुम्हें पता है ना, कल हम स्कूल में जाने वाले हैं एडमिशन कराने। ये!
मृणालिनी अगली सुबह अपनी चारों बेटियों संग स्कूल में जाती है और उनका प्रवेश कराती है। छोटी बेटी, जिसका नाम इशिता रखा जाता है, वो भी बड़ी हो जाती है। प्रीति दीदी, रीना दीदी, दिव्या दीदी, पंखुड़ी दीदी, आप सबको आज अपनी छोटी बहन को पार्क में घुमाने ले जाना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सब कुछ फिर से पटरी पे आने लगता है, मानो खुशी ने फिर से मृणालिनी और उसकी 5 बेटियों के जीवन में दस्तक दी है। उसकी एक बेटी अभिनेत्री बन जाती है, एक बेटी दिव्या एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनती है और प्रीति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और इशिता भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उसे एक गायिका बनना होता है, तो वो जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेहनत में लग जाती है। 5 बेटी अपने जीवन में खूब तरक्की कर रही होती हैं, लेकिन अचानक से एक दिन शहर में बाढ़ आ जाती है और उस तूफानी सैलाब में 5 बेटियां अपनी मां मृणालिनी से बिछड़ जाती हैं। बचाओ 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 बचाओ, मेरी बच्चियों, पंखुड़ी, इशिता, प्रीति, दिव्या, रीना। किस्मत उन 5 को अपनी मां से अलग कर देती है। मृणालिनी तूफान में बहकर दूसरे गांव पहुंच जाती है। 5 बेटियां अपनी मां को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय और शिविर में भी नहीं। हमारी माँ कहाँ गई होंगी, पता नहीं। भगवान करे माँ जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। माँ, माँ, रो मत इशू, हम है ना, हम 5 मिलकर हमारी माँ को ढूंढेंगे। 5 बेटी अपनी माँ को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीत जाता है और 5 बेटियों को लगता है कि उनकी माँ मर चुकी है। वहीं मृणालिनी को भी यही लगता है कि उसने अपनी 5 बेटियों को खो दिया है। वो अब एक ढाबे पर काम करने लगती है और अकेले रहती है। मेरी बेटियां, काश वो तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आता। 2 साल बाद रीना अपनी फिल्म का प्रचार करने एक गांव में आती है, जहां मृणालिनी भी रहती है। उस सैलाब के बाद मृणालिनी इसी गांव में आकर रहने लगी थी। रीना से मिलने बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में इकट्ठा हो जाती है। अरे खिसको जरा साइड में, मुझे भी देखना है कौन सी हीरोइन आई है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम सब देखते हैं। मीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? कोई नेता आया है क्या? नेता नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार आई है। अब हमारे गांव में तो कोई टीवी या अखबार नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं। फिर भी फ्री फंड में देखने में क्या गुनाह है। मृणालिनी भी उन औरतों संग आगे जाती है और अपनी बेटी रीना को देख हैरान और दंग रह जाती है। माँ, रीना! रीना और मृणालिनी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा गांव ये दृश्य देखकर चकित हो जाता है। रीना मृणालिनी को फिर से मुंबई ले जाती है और इस तरह 5 बेटियां अपनी माँ को फिर से मिल जाती हैं। आपको पता है माँ, हमने आपको कितना मिस किया। हमें तो लगा कि आप नहीं रही। आपको पता है, मैं अपनी कंपनी की CEO बन गई हूँ। और माँ, मैं भी मेरा अस्पताल खोल रही हूँ। अब आप मिल गई हो तो आप ही मेरे अस्पताल का उद्घाटन करना, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। मुझे भी कमिश्नर की पोस्ट मिल गई है माँ। सबको जब ये बात पता चलेगी कि आप जिंदा हो और आप हम सबको फिर से मिल चली हो, तब सारा पुलिस स्टेशन खुश हो जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है, मेरी पहली फिल्म में इशिता सारे गानों को गाने वाली है। हर्रे! सच में आज मुझे अपनी 5 बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारे पापा ने, दादी और दादू ने तुम्हें नकारा था क्योंकि तुम बेटी थी और उन्हें बेटे ही चाहिए थे। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। 5 बेटियां खूब तरक्की करती हैं और जब रीना की फिल्म रिलीज होती है, तभी गरीब परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे टीवी में देख प्रेमलाल बरखा और गोपीचंद को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। ये कहानी वीरपुर नामक एक गांव में रह रहे बंसी की है। बंसी गांव में अपनी बीवी कुसुम और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता है। उसका गांव में एक ढाबा होता है जिसका नाम शुद्ध वैष्णव ढाबा होता है। उस ढाबे में केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलता है। अरे वाह,
ये पूरी और सब्जी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें तो लहसुन और प्याज भी नहीं है। अरे पूरे गांव में हर ढाबे से भी कमाल का है ये ढाबा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध और शाकाहारी खाना मिलता है। सच में बंसी, तुम्हारी माँ का वैष्णो देवी में भक्ति देखकर हर कोई तुमसे प्रेरित हो जाता है। तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म मसाला पापड़, और ये आपके लिए ठंडी ठंडी मसाला छाछ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इसकी तो महक ही इतनी मस्त है, तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। तुम तो कमाल के हो बंसी। अरे हो भी क्यों ना। अरे बंसी के हाथों में स्वयं माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। बंसी दिन रात खूब मेहनत करता है। वो सुबह शाम अपने ढाबे में रखे छोटे से मंदिर में माँ वैष्णो की पूजा आराधना भी करता है और फिर खाना बनाता है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। क्या बात है कुसुम, हमारी मुन्ना ने इस बार तो बड़े अच्छे नंबर लाए हैं परीक्षा में। वाह मुन्ना वाह, यूं ही मेहनत करते रहो और हमारा नाम रोशन करो। जी आप थक गए होंगे ना, जाइए हाथ मुंह धो लीजिए। मैं जल्दी से सब्जी गरम करके गर्मा गर्म फुलके बना देती हूँ। नहीं कुसुम, तुम आराम करो, मैं आज फुलके बनाता हूँ। नहीं नहीं जी, आप क्यों? अरे कुसुम, माना कि हम पति लोग बाहर से काम करके आते हैं, लेकिन तुम गृहिणियों के पास तो हमसे भी ज्यादा काम होते हैं, और तुम लगातार किसी मशीन की तरह मुस्कुराकर काम करती रहती हो ना। कभी मुझे भी तुम्हारा काम करने का मौका दे दिया करो। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद इतने अच्छे पति होने के लिए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरे जीवन में हो। बंसी कुसुम के हिस्से का काम करके उसे आराम दे देता है। एक दिन गांव में एक नथु आदमी आता है और वो वहां पर अपना ढाबा खोलता है। लेकिन कुछ दिनों तक उसके ढाबे पर ग्राहक ना आने पर वो अब बंसी से खूब जलने लगता है। माना कि मेरी किस्मत फूटी है, इसलिए मैं जिस भी गांव में जाकर ढाबा खोलता हूं वहां मेरा ढाबा चलता ही नहीं है। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हिसाब से नहीं चलने दूंगा। हाँ, इस बार मेरी किस्मत मेरे हिसाब से चलेगी। जब से आया हूं देख रहा हूं कि ये बंसी ढाबे वाला पूरे गांव में किसी हीरो की तरह मशहूर हो गया है। बस बहुत हुआ, मेरे इस रास्ते के पत्थर को मैं हटा कर ही रहूंगा। बंसी, अब तेरा शुद्ध वैष्णो ढाबा बंद पड़ने वाला है, तैयार रहे तू। नथु एक दोपहर चुपके से बंसी के ढाबे में जाता है और वो उसके बनाए हर एक पकवान में लहसुन और प्याज के टुकड़े मिला देता है। बहुत उड़ता है ना तू शुद्ध शाकाहारी खाना बेचने पर। अब देख, जब ये शुद्ध वैष्णो ढाबा ही अशुद्ध हो जाएगा, तब तुझे ना चाहते हुए भी अपने ढाबे को बंद करना ही पड़ेगा। बाद में जब ग्राहक वो सारा खाना खाने आते हैं, तभी वो सब खाने में लहसुन और प्याज देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बंसी ये क्या, इस दाल में तो प्याज और लहसुन मिला हुआ है। इतना बड़ा धोखा। अरे शुद्ध शाकाहारी खाने के नाम के नीचे तुम हमें ये अशुद्ध लहसुन प्याज से मिला हुआ ये खाना खिला रहे हो। तुमने ये बहुत गलत किया है बंसी। आज तुमने हमारे साथ ये किया है, कल को दूसरों के साथ भी ऐसा ही करोगे। ये कैसे हो सकता है? ये मैंने नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, सच में ये सब मैंने नहीं किया है। अरे बस बंद करो अब अपना ये नाटक। अरे गांव के सभी लोग तुम पर आंख बंद करके भरोसा करके तुम्हारे ढाबे पर बिना लहसुन प्याज का खाना खाने आते हैं, लेकिन तुम उनके भरोसे को इस प्रकार गलत फायदा उठाते हो। छी, लानत है तुम पर बंसी। अरे मैं तो कहता हूं बाकी गांव वालों को भी इस बंसी की असलियत बताई जाए, ताकि ये दूसरों के साथ ऐसा गलत ना करे। हाँ, इसका ढाबा बंद ही करवाना होगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे ये सच्चा होता तो इसके ढाबे पर ये लहसुन प्याज रखता ही नहीं। अगर तुमने इसमें नहीं मिलाया तो इस खाने में लहसुन प्याज किसने मिलाया है? फिर लहसुन प्याज अपने आप चलकर आया है क्या इसमें? कुछ भी बकवास करते हो। बंसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे हुआ। गांव वाले उसे खूब सुनाते हैं और उससे उसका ढाबा बंद करवाने लगते हैं। बंसी इन सब के बाद बहुत टूट जाता है। मुन्ना की बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसी कोई घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। पता नहीं कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है माता रानी। हे माँ वैष्णो, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आप तो जानती हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खाने में लहसुन प्याज मिलाना क्या, मैं तो मिलाने के बारे में नींद में भी नहीं सोच सकता। मैंने और
हम सब ने बचपन से आज तक लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाया है। वैष्णो माँ पर भरोसा रखिए मुन्ना के बाबूजी, आपके साथ अन्याय हुआ है। माँ आपको न्याय दिलाकर ही रहेंगी। उनकी भक्ति और उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। आप जानते हैं ना कि आप बेकसूर हैं। फिर आपको घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंसी और कुसुम माँ वैष्णो से प्रार्थना करते हैं। वहीं नथु के ढाबे पर अब ग्राहकों का आना जाना थोड़ा बढ़ जाता है, जिनसे उसे बहुत खुशी महसूस होती है। मेरा मकसद पूरा हुआ, जो मैंने चाहता था वही हुआ। अब धीरे धीरे मेरा ढाबा इस गांव का सबसे मशहूर ढाबा बन जाएगा। लेकिन माता रानी अपने भक्त के साथ अन्याय होते कैसे देख पाती। वो स्वयं धरती पर अवतरित होकर नथु के पास जाती है और साक्षात माँ वैष्णो को देख नथु के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता है। माता रानी आप? हाँ, मैंने देखा किस प्रकार तुमने मेरे परम भक्त बंसी के साथ गलत किया है। माता रानी वो अब तुम्हें जाकर सभी गांव वालों के पास अपने बुरे कर्म के बारे में बताना होगा। कैसे तुमने बंसी के साथ अन्याय किया। अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे भक्तों को ठेस पहुंचाने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं माता रानी, मैं जाकर सबको मेरे गुनाह के बारे में बता दूंगा। आप मुझे सजा मत देना। मैं सब कुछ बताऊंगा सबको। नथु अब गांव वालों को जाकर सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं और नथु को बहुत मारते हैं। नथु, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है। अरे क्या मिला तुझे ये सब करके? अगर तुझे अपने ढाबे की तरक्की करानी थी तो खुद के बलबूते मेहनत करता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन नहीं, दूसरे की सफलता में बाधा डालकर खुद सफल होना, यही तो गलती कर देते हैं हर कोई, जो कि सरासर गलत है। तुम जैसे बुरे लोग बुरा काम करते समय ये भूल जाते हो कि तुम्हें देखने वाला ऊपर बैठा है। वो जब क्रोधित हो जाते हैं तो बुराई का सर्वनाश तो तय है। इस नालायक आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बंसी। ये इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। हाँ, निकल जाओ हमारे गांव से। इस गांव में तुम जैसे पापी लोगों की कोई जगह नहीं है। गांव वाले नथु को गांव से बाहर निकाल देते हैं और नथु को उसके किए की सजा मिल जाती है। वहीं बंसी अपना शुद्ध वैष्णो ढाबा फिर से खोलता है और अपने ढाबे पर खूब मेहनत करके पहले से कहीं ज्यादा सफल होता है। भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थीं। आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ हाँ, हमें पता है, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं। आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए?
हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी, उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी। तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का? 1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है। घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ। समझ में आई गवा? और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे। आलोकनाथ उन सब को डरा धमका कर वहाँ से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है, हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही, कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा। शुरू में ही सब तय कर लो, क्या कैसे करोगी तुम तीनों। उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देगी और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती है। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं। पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी, आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में, और आपके ये फुलके, ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं। और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांभर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है,
आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया, तब वो भी ई चेहरे पे मुस्कान और मनमा निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे, और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो, यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं। एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं, और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है, और साथ में मटकी कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे YouTube और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चखकर कहता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं, और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए।